गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास फिजिक्स में अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आगे हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से चार्ज करना। ठीक है, किसी इंसुलेटेड स्फीयर को दूसरी बॉडी से चार्ज कर देंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। इसमें आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन में नज़र आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे एक बॉडी बना रखी है ए, और ये एक स्फीयर सा बना रखा है बॉडी बी। जो बॉडी बी स्फीयर है ना वो है एम्प्टी, खाली है ये, और ये चार्ज कर रखा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, जो ये बॉडी ए है ना इससे बॉडी बी को चार्ज करके बताएंगे। ठीक है ना, मतलब इस यानी कि हम बॉडी ए से बॉडी बी को चार्ज कर सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब ए बॉडी से बी बॉडी पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। चार्ज इंड्यूस्ड मतलब पैदा होना। ठीक है, अगर बॉडी ए को बॉडी बी के पास लेकर आएंगे तो बॉडी बी पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। 3 फिगर में समझेंगे इसको। देखिए लिखा ना, फर्स्ट फिगर में क्या बता रखा है कि ये बॉडी ए जिस पे नेगेटिव चार्ज है और बॉडी बी खाली है, एम्प्टी। सेकंड फिगर में क्या दिखा रखा है कि जो ये बॉडी ए है ना, अगर इसको बॉडी बी के पास लेकर आएंगे तो बॉडी बी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक साइड में, दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तीसरी फिगर में क्या दिखा रखा है कि जो बॉडी बी है उसको आगे अर्थ से जोड़ देंगे, यानी कि अर्थ में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा फिर, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है ना वो अर्थ की तरफ सप्लाई होएगा। तो एंड में जो बॉडी बी है उस पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। बॉडी ए तो नेगेटिव ही थी, बॉडी बी पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, बाकी नेगेटिव चार्ज आगे अर्थ में चला जाएगा। मतलब इसको यूज कर लेंगे, अर्थिंग हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो फिगर बना रखी है ना चार, इन 4 फिगरों से ये समझाया गया है कि बॉडी ए से बॉडी बी को चार्ज कर सकते हैं। मतलब बॉडी ए से बॉडी बी पे चार्ज पैदा हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, लिखा हुआ चार्ज बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये डेफिनेशन याद करनी है और ये फिगर बनानी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी ए अपना चार्ज बी को देगी। ठीक है ना, दोबारा सुनो। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी ए इम्पार्ट होता जुड़ना देना, इम्पार्ट टू द बॉडी बी सम चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि बॉडी ए बॉडी बी को अपना चार्ज देगी बिना कॉन्टैक्ट के। ऑब्वियसली द बॉडी ए सेल नॉट लॉस इट्स चार्ज, और बॉडी ए का चार्ज है वो भी क्या है, लॉस नहीं होएगा। इसका मतलब बॉडी ए बॉडी बी को चार्ज कर देगी। दोबारा सुन लो। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी ए इम्पार्ट देना, अपना चार्ज बॉडी बी को देना, टू द बॉडी बी। ठीक है, सम चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन, उल्टे साइन का चार्ज विदाउट कर दे। ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी ए नेगेटिव है तो बॉडी बी एंड में पॉजिटिव चार्ज की बन जाएगी। अगर बॉडी ए नेगेटिव की है तो बॉडी बी को पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर देगी वो। ठीक है, अगर मैं इस एक्टिविटी में बॉडी ए को पॉजिटिव लेके चलूंगा तो फिर वो बॉडी बी को नेगेटिव से चार्ज करेगी, सेम है। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके बाद जो चार्ज है ना, चार्ज की प्रॉपर्टी आएगी। वैसे चार्ज जो है वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मैंने बताया था ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये फिगर भी दिखाई थी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की, ये रहा। पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे और नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे। मतलब एक चीज़ को दूसरी पे रगड़ेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से अब चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को चार्ज में ऐड कर सकते हैं, एक चार्ज दूसरे चार्ज में ऐड होता है। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ठीक है, बॉडी पे जो चार्ज होते हैं उन सब को ऐड कर देंगे, मतलब एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। जैसे दिखा रखा है इसमें टोटल चार्ज लिखा हुआ ना, ये क्यू है, थीटा की तरह लगता है, ये क्यू है, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सारे चार्जेज को जोड़ दो, प्लस कर दो बस। चार्ज आपस में चार्ज में ऐड होता है, तो इसी को बोलते हैं एडिटिव
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब यहां से अगर आपसे पेपर में पूछेगा भाई डिफरेंस बताओ चार्ज और मास में। चार्ज तो आपको पता ही है, मास का भी पता है, उसमें अंतर बताना है, ठीक है ना। ये टेबल में डिफरेंस भी कर सकते हो, पूछेंगे कम इंपॉर्टेंट तो नहीं, इतना मतलब ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ मैं इसमें डिफरेंस चार्ज और मास में क्या अंतर है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। चार्ज प्लस का, माइनस का, जीरो तीनों तरह का हो सकता है। मास कभी नेगेटिव नहीं होगा ना जीरो होगा, मतलब मास पॉजिटिव रहेगा। मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। अच्छा जी, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है चार्ज। मास इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज इट कैन बी कंजर्व्ड इनटू एनर्जी। अच्छा जी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी इस्टेब्लिश्ड। जो क्वांटाइजेशन ऑफ मास है वो नहीं होता। द चार्ज इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मास जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये रहा, देखो, यानी कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड भी होता है। क्वांटाइज्ड क्या मतलब, हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से, एन ई से। एन है इंटीजर, ई है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का फॉर्मूला है, तो इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। यानी कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड भी होता है। अगर अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़नी है तो ये पढ़ देना सिर्फ एक। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मतलब अट्रैक्ट भी कर सकते हैं चार्ज, रिपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉलम्स लॉ। जैसे 10th क्लास में ओहम्स लॉ था उसी तरह वैसे भी 10th क्लास में ओहम्स लॉ था, +2 में भी है ओहम्स लॉ, ठीक है। सेकंड यूनिट में आएगा ओहम्स लॉ, जो 10वीं में आपने पढ़ा था ना वो सेकंड यूनिट में सारा। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कॉलम्स लॉ। कुलॉम बोल देते हैं इसको, वैसे साइंटिस्ट का नाम कुलाम था ना, तो हम अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो कुलाम बोल लेंगे, ठीक है। तो आप कुलाम बोल दो, COU, ओ को साइलेंट करके, ठीक है। उसको आ से पढ़ लो, कुलाम ला हो जाएगा, ठीक है। कुलाम लॉ हो जाएगा, ठीक है। कुलाम लॉ में क्या दिखा रखा है पहले इसको समझ लो। मान लो ये चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। ये जो चार्ज फर्स्ट है और ये चार्ज सेकंड है, अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो फाइंड कर सकते हैं कॉलम्स लॉ से। यहाँ दिखा रखा ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये दिखा रखा। चार्ज Q1 चार्ज Q2 डिस्टेंस R। अब यहाँ से ना कॉलम्स लॉ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। लिख रहा ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि दोनों चार्ज की गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस के इन्वर्सली होएगा, हम लिखेंगे F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², 1/r²। उसके बाद लिख देंगे F इक्वल टू, डायरेक्टली का निशान हटा के कांस्टेंट K लगा देंगे, कांस्टेंट K। ये जो कांस्टेंट K है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। आपको तो पता ही है, डायरेक्टली का निशान हटा के इक्वल का निशान लगा के कांस्टेंट लगाते हैं, तो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। नीचे सिर्फ R² है। अच्छा, जो K है उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और ये उसकी वैल्यू है। जो K है ना लेटर कांस्टेंट, उसको दिखाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड से पढ़ेंगे। 1/4 पाई, 4 इंटू पाई इंटू ये एक सिंबल है एप्सिलॉन नोड, इससे पढ़ेंगे। और जो K है ना उसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। नाम क्या है कांस्टेंट का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁹, ठीक है। और दिखाते किससे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से। एप्सिलॉन नोट एक कांस्टेंट है जिसका नाम है परमिटिविटी, ठीक है। ये बना रखा ना एप्सिलॉन नोड, ये है परमिटिविटी, वैक्यूम में कितनी लगेगी, कांस्टेंट है ये।
तो इस नीचे दिखा भी रखा है ये वाला, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी परमिटिविटी लगेगी, ये एप्सिलॉन नोड है। और जो ये एप्सिलॉन नोड है इसकी वैल्यू भी दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो फॉर्मूला बन गया एफ का इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये है मेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया अब। ठीक है, कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया फोर्स का, एफ इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, 1/4πε0 तो जो है वो कांस्टेंट है, और दोनों चार्ज की गुणा नीचे आर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, इसका मतलब जो ये कूलॉम लॉ है ना, इससे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं दोनों चार्ज के बीच में दो चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे इसको। अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं कूलॉम लॉ की। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है इसकी। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब रिपल्सन या अट्रैक्शन, दोनों में से। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेज is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब चार्ज के गुणा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही तो मैथमेटिकली बताया हुआ है, यही शब्दों में है। ठीक है ना, यानी कि चार्ज के तो गुणा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आगे इसकी वेक्टर फॉर्म और दूसरे टॉपिक किए जाएंगे। इस पे लिख लेना आप लोग, लिखा नहीं है यहाँ पर, लिख लेना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कूलॉम्स लॉ है वो इम्पोर्टेंट है।